तुम उन जेवरात की बात करो, कब उनका सौदा करोगी? रजिया ने कहा, मैंने बताया ना कि वो सराफ उन चीजों की बहुत कम कीमत लगा रहा है। चंद रोज रुक जाओ, मैं किसी और ज्वेलर से बात करूंगी। ये जेवरात तुम्हारे हाथ मुफ्त में लगे हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इन्हें यूं ही फेंक दिया जाए। पूरी न सही, लेकिन मुनासिब कीमत तो मिलनी चाहिए। जल्दबाजी से हम नुकसान में रहेंगे। हम के सीगे पर मैं चौंक गया। मुझे समझने में देर न लगी कि वो भी अपने आप को हिस्सेदार बना रही थी, और फिर नरगिस के आ जाने से हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। 2 दिन और गुजर गए। मेरा ख्याल था कि वो मकान लेने के बाद 1-2 दिन में हम वहां मुंतकिल हो जाएंगे। एग्रीमेंट हो गया था और मैंने 1 साल का किराया भी दे दिया था, लेकिन मुझे रजिया के हाथ से निकलने का मौका नहीं मिल रहा था। उस रोज के बाद रजिया 1 मिनट को भी घर से बाहर नहीं गई थी, और मैंने जो मंसूबा बना रखा था उस पर अमल करने के लिए जरूरी था कि रजिया कम से कम 2 घंटों के लिए घर से बाहर हो। वैसे मैं नरगिस के साथ रोजाना उस मकान के चक्कर लगा रहा था। वहाँ चौधरी अमीन की निगरानी में रंगो रोगन का काम हो रहा था। हम थोड़ा थोड़ा सामान भी वहाँ पहुँचाते जा रहे थे। नरगिस घरदारी का सारा सामान जमा करना चाहती थी। उसे जो चीजें भी याद आती खरीद लेती। वो शायद 5वां दिन था। शाम का छुटपटा था। मैं रजिया और नरगिस के साथ लॉन में बैठा चाय पी रहा था कि चौकीदार ने रजिया को किसी मेहमान की आमद की इत्तला दी। रजिया ने चौकीदार को डांटते हुए कहा, अरे उन्हें अंदर लेकर आओ, बाहर क्यों रोक लिया? फिर वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, शाहजी आए हैं। चंद मिनट के बाद जो शख्स गेट से दाखिल हुआ उसे देखकर मैं उछल पड़ा। 5.5 फुट के करीब कद, जिस्म कदरे भारी भरकम, सफेद केटी की शलवार कमीज, उस पर काली वॉस्कट, पैरों में तिल्ले की सिल्वर कलर की सलीम शाही जिसकी नोक आगे से मूंछों की तरह मुड़ी हुई थी, शेव जैसे कुछ ही देर पहले बनाया गया हो, सर पर ब्राउन रंग की कराकली, उसकी आंखों में सुर्खी थी जैसे रात भर जागा हो या किसी किस्म का नशा कर रखा हो। वो शाहजी था, लेकिन मैं उसे सुल्तान पहलवान के नाम से जानता था। ये कई साल पहले की बात है। कसूर में जब शुजा मेरे हाथों मारा गया था तो मैं फरार होकर लाहौर पहुंच गया था। लाहौर बड़ा शहर था और मीलों दूर तक फैला हुआ था, और मुझे यकीन था कि बगैर किसी शनाख्त के पुलिस मुझे इंसानों के इस जंगल में तलाश नहीं कर सकेगी। मैं लाहौर में कई रोज तक ठोकरें खाता रहा। बिलाखिर दिल्ली दरवाजे के ऐन सामने एक होटल में मुझे नौकरी मिल गई। मैं सारा दिन मेजों पर ग्राहकों को खाना सर्व करता, मेजें साफ करता, बर्तन धोता, और तब कहीं मुझे पेट भर खाना मिलता और चंद रुपए मजदूरी के मिल जाते। मैं कई हफ्ते इस होटल में काम करता रहा, और फिर एक रोज ये सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि इस होटल का मालिक हेरोइन का धंधा भी करता था। सुबह से लेकर रात तक यहाँ ऐसे लोग भी आते थे जिनकी सूरत देखकर यही कहा जा सकता था कि वो नशे के आदी हैं। उन्हें होटल का गाहक भी नहीं कहा जा सकता था। वो सीधे काउंटर पर जाते, सेठ से गपशप करते, जेब से चंद नोट निकाल कर सेठ को देते, और सेठ काउंटर की किसी खुफिया दराज से हेरोइन की पुड़िया निकाल कर गाहक के हाथ में थमा देता। मुझे सेठ के इस गैर कानूनी कारोबार से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो इस बात पर मुतमईन था कि मुझे पनाह की एक जगह मिल गई थी। यहाँ कोई मुझे शनाख्त करने वाला नहीं था। लेकिन मेरी यह खुशफहमी जल्द ही दूर हो गई। एक रोज अचानक ही कसूर का रहने वाला एक आदमी उस होटल पर पहुंच गया जो मुझे अच्छी तरह जानता था। उस शख्स ने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और मैं उसे बहाने से कुछ दूर कदीम शहर की फसील के करीब सुनसान पार्क में ले गया और उसका गला घोंट कर लाश गंदे नाले में फेंक दी। दूसरे रोज उसकी लाश मिल गई थी, लेकिन पुलिस ये सुराग नहीं लगा सकी थी कि उसका कातिल कौन था। मैं एक बार फिर मुतमईन हो गया था, लेकिन इस बार भी अमन व अमान की सूरत हाल ज्यादा दिनों तक बरकरार न रह सकी। होटल के मालिक के पास कुछ ऐसे लोग भी आया करते थे जो हेरोइन के धंधे में उसके पार्टनर थे, और उनमें सुल्तान नामी ये शख्स भी था। लेकिन उन दिनों इसने न तो मूछें रखी थी और न ही वो ऐसा सेहतमंद हुआ करता था। बहरहाल हम होटल के तमाम मुलाजिम रात को होटल बंद होने के बाद छत पर सोया करते थे। मेरी ड्यूटी रात 11 बजे खत्म हो जाया करती थी और मैं थकन से चूर छत पर जाकर सो जाया करता था। उस रात भी मैं मामूल के मुताबिक अपनी ड्यूटी खत्म करके छत पर जाकर अपनी चारपाई पर सो गया था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब मैं छत पर जा रहा था तो सुल्तान नामी ये शख्स भी सेठ के पास बैठा हुआ था। मैं उस वक्त गहरी नींद में था कि शोर की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई, और फिर मुझे फौरन ही गड़बड़ का एहसास हो गया। पुलिस ने होटल पर छापा मारा था। छत पर सोए हुए मुलाजिम भी जाग गए थे और बदहवास होकर भाग रहे थे। कुछ लोग सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर आ रहे थे। ऊपर अंधेरा था। एक आदमी ने एक थैला मेरे हाथ में थमा दिया। उसके अल्फाज अब भी मुझे याद हैं। उसने कहा था, ये थैला लेकर भाग जाओ यहाँ से, मैं बाद में तुम्हें तलाश कर लूंगा। वो होटल का सेठ था। मैं जानता था कि होटल के बाज मुलाजिम भी हेरोइन के धंधे में मुलव्विस थे। अंधेरा होने की वजह से सेठ ने मुझे पहचाना नहीं था और थैला मेरे हाथ में थमा दिया था। मैंने होटल के पिछली तरफ तांगा स्टैंड में छलांग लगा दी और भागता हुआ वहां से दूर निकल गया।
उस थैले में तकरीबन 1 किलो हेरोइन और 1 लाख रुपए के करीब नकद रकम थी। ये थैला कब्जे में आने के बाद मेरा दोबारा होटल की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने वो रात चाहे मीरा के एक दरबार के कंपाउंड में गुजारी। वहां मेरी तरह और भी बहुत से लावारिस लोग पड़े हुए थे। वो जगह मुझे अच्छी लगी। मलंग और मजजूब टाइप के और भी बहुत से लोग थे। किसी को मुझ पर शुबा नहीं हो सकता था और ना ही मेरी तलाश में कोई इस तरफ आ सकता था। ये जगह मेरे लिए महफूज थी। यहाँ सोने और खाने का भी कोई मसला नहीं था। सोने के लिए वसी और इस कंपाउंड का फर्श था और खाने की परेशानी इस तरह नहीं थी कि यहाँ हर वक्त लंगर बढ़ता रहता था। मुखय्यर हजरात पकी पकाई देगें खरीद कर गरीबों और मुस्तहिक लोगों में बांटते रहते थे और मुझ जैसे हरामखोर भी ऐश करते थे। मैं कई रोज उस दरबार में रहा। मेरे थैले में अगरचे बड़ी रकम मौजूद थी, लेकिन मैंने वो थैला एक मर्तबा भी नहीं खोला। अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करता था। खाने पीने को मुफ्त मिल जाता था। लोगों से खैरात के पैसे भी मिल जाते थे। एक आदमी ने तो मुझे कपड़ों का एक नया जोड़ा भी दिया था। कई रोज के बाद जब मुझे इत्मीनान हो गया कि होटल के मालिक की तरफ से मेरी तलाश का हंगामा सर्द पड़ चुका होगा, तो मैं उस दरबार से निकला और सबसे पहले अपना हुलिया बदल कर किराए के एक मकान का बंदोबस्त किया और फिर वहीं से मेरी जिंदगी का वो दौर शुरू हुआ जो मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। थैले से मिलने वाली रकम और 1 किलो हेरोइन ने मुझे शहर का एक बहुत बड़ा मुनशियात फरोश बना दिया। मेरा एक बाकायदा गिरोह था। होटल के मालिक पहलवान को भी पता चल गया कि मैं कौन हूँ। उससे भी मेरी ठन गई और हम में बाकायदा जंग शुरू हो गई। मेरे दुश्मनों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता रहा। मेरे हाथों मारे जाने वालों की तादाद भी बढ़ती रही। पुलिस भी अगरचे मेरे पीछे लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के कई ऑफिसर मेरे पेरोल पर थे, इसलिए मेरे और पुलिस के दरमियान फासला बरकरार रहा। लेकिन जब एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी मेरे हाथों मारा गया तो मेरे गिर्द पुलिस का घेरा तंग होने लगा। इत्तेफाक से रजिया से मुलाकात हो गई। उसने अपना कसूर वाला मकान बेच दिया था और लाहौर में सेटल होने की कोशिश कर रही थी। मैं कई रोज तक शाम नगर में रजिया के मकान में रूपोश रहा। इस दौरान मैंने सर के बाल और दाढ़ी बढ़ा ली और फिर रजिया ही की आड़ में लाहौर से निकल गया और न जाने कहां कहां की खाक छान कर फिर उन्हीं लोगों के रूबरू था। मेरी जिंदगी के पुराने किरदार आहिस्ता आहिस्ता फिर सामने आना शुरू हो गए। पहले रजिया और अब सुल्तान, जिसे रजिया शाहजी कहती थी। शाहजी गेट में दाखिल होने के बाद नपे तुले कदम उठाता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसके पैरों तले वाली सलीम शाही से चरचर की आवाजें निकल रही थीं। मैंने तो उसे देखते ही पहचान लिया था। उसकी सेहत अच्छी होने के अलावा चेहरे पर सिर्फ मूंछों का इजाफा हुआ था, जबकि मेरा हुलिया उस जमाने की निस्बत बहुत बदला हुआ था। जब वो लॉन में दाखिल हुआ तो रजिया उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। मुझे भी उठना पड़ा। करीब आकर शाहजी ने पहले रजिया से हाथ मिलाया, फिर मेरी तरफ उलझी हुई नजरों से देखने लगा। रजिया ने मेरा तारुफ करवाया। बोली, ये नाजी है शाहजी, मैं इसे आप से मिलाना चाहती थी। मेरा नाम सुनकर शाहजी चौंक गया। उसने अगरचे मुझसे बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया था, लेकिन उसकी आंखों में उलझन बढ़ गई थी। रजिया ने शाहजी के लिए भी चाय मंगवा ली और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरा ख्याल था कि शाहजी मेरे नाम पर चौंका था, लेकिन उसने मुझे शक्ल से नहीं पहचाना था। हम तकरीबन 1 घंटे तक बातें करते रहे। इस दौरान जेरे जमीन दुनिया के हवाले से कुछ पुरानी बातें भी जेरे बहस आईं। मेरा नाम लिए बगैर शाहजी ने कुछ ऐसे मार्कों का तस्करा भी किया था जिनकी जिम्मेदारी 100% मुझ पर ही आयद होती थी, लेकिन किसी भी मौके पर मैंने ये महसूस नहीं किया था कि शाहजी मुझे पहचान गया है। रजिया ने असल मौजू पर आते हुए कहा, तो फिर क्या ख्याल है शाहजी, नाजी को एक मौका देना। ये हिंदुस्तान में बड़े मार के सर करके आया है, इसके तजुर्बात से फायदा उठाना चाहिए। शाहजी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मार के तो इसने यहाँ भी बड़े सर किए हैं, इसके तजुर्बात से फायदा जरूर उठाऊंगा। मैं तो उन दिनों भी इसे तलाश करता रहा था, मगर ये गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो गया। मेरे लहू की गर्दिश तेज हो गई। दिल कनपटियों में धड़कता हुआ महसूस होने लगा। मेरी ये खुशफहमी दूर हो गई कि वो मुझे शनाख्त नहीं कर सका था, बल्कि हकीकत ये थी कि उसने मुझे शुरू में ही पहचान लिया था और अब तक बिल्ली चूहे वाला खेल खेलता रहा था। रजिया चौंक गई। बोली, क्या मतलब, क्या आप इसे पहले से जानते हैं? शाहजी मुस्कुरा दिया, बोला, बहुत अच्छी तरह। मैं तो अब तक ये देख रहा था कि ये मुझसे शनासाई जाहिर करता है या नहीं, लेकिन हर जगह चालाकी काम नहीं आती। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने भी तुम्हें गेट के अंदर दाखिल होते ही पहचान लिया था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मेरे बारे में तुम्हारे ख्यालात क्या हैं। शाहजी ने कहा, ख्यालात तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बात बहुत पुरानी हो चुकी है। तुम उस होटल में काम करते थे और तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि हमीदा पहलवान के उस बिजनेस में मेरा भी सरमाया लगा हुआ था। उस रात होटल पर छापे में पुलिस तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, लेकिन तुम हमें बहुत जबरदस्त चपत लगा गए। हमने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया, लेकिन तुम्हारा कोई सुराग नहीं मिला, और फिर तुम एक बड़े गैंगस्टर के रूप में हमारे सामने आए।
ہم نے تمہیں گھیرنے کی کوشش کی مگر تم طاقت حاصل کر چکے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم تمہاری گردن ناپنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے، لیکن ایک پولیس آفیسر تمہارے ہاتھوں مارا گیا اور تم لاہور سے غائب ہو گئے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اس کے بعد صورتحال بتدریج تبدیل ہوتی چلی گئی۔ حمیدہ پہلوان پولیس کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا، مجھے بھی چند دنوں کے لیے روپوش ہونا پڑا۔ جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو میں نے تمہاری تلاش شروع کر دی، تم سے حساب برابر کرنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے تمہاری ضرورت تھی۔ میں پچھلی باتیں بھول کر تمہیں اس بزنس میں اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، مگر تم تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ آج طویل عرصے کے بعد تمہیں دیکھا ہے، میں پچھلی ساری باتیں بھلانے کے لیے تیار ہوں، بلکہ بھول چکا ہوں۔ تمہارے نام کا اثر اب بھی ہے۔ رضیہ نے اس روز فون پر مجھ سے تمہارے بارے میں بات کی تھی، لیکن میں اس وقت سمجھ نہیں سکا تھا۔ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تم ہو تو میں کراچی نہ جاتا اور اس روز تم سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ میں رضیہ کی طرف دیکھنے لگا، اس کے چہرے کے تاثرات ہر لمحہ بدل رہے تھے۔ اسے تو واقعی اس بات پر حیرت ہونی چاہیے تھی کہ ہم ایک دوسرے کے پرانے شناسا نکلے تھے۔ شاہ جی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اس وقت تم نے وہی کیا جو حالات کے تحت تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتا تو یہی کرتا۔ جو شخص موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ بڑا احمق ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، بلکہ تم نے تو موقع سے فائدہ اٹھایا تھا، اور پھر جس طرح تم نے حالات کا مقابلہ کیا وہ قابل تعریف ہے۔ میں تو تمہیں تلاش کرتا رہا اور اب تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ رضیہ اگر تمہاری سفارش نہ کرتی تو میں تمہیں پیشکش کرتا۔ اب حالات وہ نہیں ہیں، اپنا بڑا ٹیکا ہے، پرانے دوستوں سے ہاتھ ملا لو، فائدے میں رہو گے۔ میں نے ایک لمحے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور پھر شاہ جی سے ہاتھ ملا لیا۔ شاہ جی کل کا سلطان جسے میں نے اکثر میلی سی دھوتی اور کرتا پہنے دیکھا تھا، آج کا شاہ جی تھا، لاہور میں منشیات کا بادشاہ۔ صرف لاہور ہی نہیں، اس کا کاروبار مکڑی کے جالے کی طرح پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے رضیہ نے اس کے بارے میں بہت کچھ بتایا تھا۔ میں نے شاہ جی کے بارے میں ذہن میں عجیب تصورات قائم کیے تھے، لیکن اسے دیکھ کر مجھے اس سے بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ ایک معمولی سا ٹٹپونجیا چند مہینوں میں ہی منشیات کی مارکیٹ پر چھا گیا تھا۔ شاہ جی نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا اور میں نے اس سے ہاتھ ملا بھی لیا تھا۔ بظاہر اس نے پچھلی ساری باتیں بھول جانے کی بات کی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسی باتیں آسانی سے نہیں بھلائی جا سکتی۔ میں ان کا 1 لاکھ روپیہ نقد اور تقریباً 1 کلو ہیروئن لے کر بھاگا تھا۔ اس زمانے میں بھی 1 کلو ہیروئن کئی لاکھ روپے کی تھی۔ جب تک میں ان کی نگاہوں سے اوجھل رہا وہ اس بات کو بھولے رہے تھے۔ انہوں نے صبر کر لیا تھا، لیکن اب میں دوبارہ سامنے آ گیا تھا۔ یہ زخم کسی بھی وقت ہرا ہو سکتا تھا۔ شاہ جی سے ملاقات اور اس پیشکش کے بعد بھی میں نے اپنے منصوبے کو نظر انداز نہیں کیا۔ میں نے اپنے منصوبے پر بہرحال عمل کرنا تھا۔ شاہ جی کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے ناجی باؤ، یہ تو ہماری پہلی ملاقات تھی، ایک دوسرے سے اثر نو متعارف ہوئے ہیں۔ کل ہماری تفصیلی ملاقات ہوگی، پھر تم سے پروگرام بنائیں گے۔ ویسے میں نے تمہارے لیے ایک کام سوچ لیا ہے، اگر تمہیں ملک سے باہر بھیجا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور نہ ہی بن سکتا ہے۔ شاہ جی نے کہا، اس کی تم فکر مت کرو، پاسپورٹ بن جائے گا۔ وہ لوگ بھی بڑے اطمینان سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں جن کے نام حکومت نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال رکھے ہیں۔ تمہارا پاسپورٹ تو دوسرے نام سے ہوگا۔ بہرحال کل شام کی چائے تم لوگ میرے ہاں پیو، ساری باتیں تفصیل سے ہو جائیں گی۔ مجھ سے ہاتھ ملانے کے بعد شاہ جی نے رضیہ سے بھی ہینڈ شیک کیا، لیکن نرگس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی حماقت نہیں کی۔ رضیہ شاہ جی کو رخصت کرنے گیٹ کے باہر تک گئی تھی جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر نرگس کی طرف دیکھنے لگا، جو خاموش بیٹھی عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ رضیہ تقریباً 15 منٹ کے بعد واپس آئی۔ وہ باہر گاڑی کے پاس کھڑی شاہ جی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے واپس آتے ہی مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ تم شاہ جی کو کیسے جانتے ہو اور کب سے؟ کیا پھڈا تھا تمہارا؟ لگتا ہے میری طرح تم نے انہیں بھی کوئی دھوکہ دیا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بزنس تو ہے ہی دھوکہ۔ ویسے شاہ جی نے ٹھیک ہی تو کہا تھا کہ جو شخص موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوتا ہے۔ اگر میں اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا تو واقعی احمق کہلاتا۔ اس نے کہا، کیا چکر ہے؟ میں نے کہا، قصور سے فرار ہونے کے بعد جب میں لاہور پہنچا تھا تو مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے۔ پھر میں اسے تفصیل بتانے لگا۔ پھر کہا، اور آج تو میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ حیرت ہے، چند مہینوں میں ہی یہ آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ رضیہ نے کہا، وہ کاروبار میں کھرا آدمی ہے اور یہ دیانتداری ہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ ویسے شاہ جی ہیرا آدمی ہے، ہیرا۔ اگر تم نے اس کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا تو تم بھی بن جاؤ گے۔ میں نے کہا، ہاں اب تو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ہم شاہ جی کے جانے کے 1 گھنٹے بعد تک لان میں بیٹھے رہے۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ نوری نے اگرچہ برآمدے میں سوئچ آن کر کے لان کی بتیاں جلا دی تھیں،
लेकिन मच्छर हमें बुरी तरह नोच रहे थे, इसलिए हम उठकर अंदर आ गए। हम रात के खाने के बाद भी देर तक बातें करते रहे। नरगिस हमारी गुफ्तगू के दौरान ही उठकर चली गई। रजिया मुसलसल शाहजी की हिमायत में बोल रही थी। वो जिस शख्स को खरा, दयानतदार और हीरा कह रही थी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। ये वो शख्स था जो 1-1 रुपए के लिए सड़क पर लोगों से लड़ा करता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मर्तबा सिर्फ 2 रुपए के लिए एक हिरवंची से इसकी हाथापाई हो गई थी और उस हिरवंची ने इसका कुर्ता फाड़ दिया था। और आज वही शख्स मनशियात का बादशाह था, एक मौजूद शख्सियत का मालिक बन गया था। सड़कों पर जूतियां चटखाने की बजाय मर्सिडीज में सफर करता था। मॉडल टाउन की शानदार कोठी में रिहाइश पजीर था और माशरे में भी उसे आला मकाम हासिल था। मैं जानता था कि सुल्तान जैसा पस्त ज़हनियत रखने वाला शख्स किसी भी वक्त मेरे खिलाफ पलट सकता है, इसलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत थी। रात 2 बजे के करीब रजिया उठकर अपने कमरे में चली गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैं कुछ देर सोफे पर बैठा रहा, फिर दबे कदमों चलता हुआ नरगिस वाले कमरे में गया। हम सरगोशियों में काफी देर तक बातें करते रहे। मैंने अपने मंसूबे को कल हर सूरत में अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया था और नरगिस को समझा दिया था कि उसे क्या करना है। मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। सुबह 4 बजे के करीब मैं सो गया। उस वक्त भी मैं नरगिस को बता रहा था कि रजिया अब मेरे लिए काबिल एतमाद नहीं रही। उसका ज्यादा झुकाव शाहजी की तरफ है और ये सूरत हाल आगे चलकर मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए कल शाम शाहजी की कोठी पर जाने की बजाय उससे पहले ही हमें अपना बंदोबस्त कर लेना चाहिए। वैसे मेरे दिल में एक शुबा ये भी था कि हो सकता है कि कल शाम शाहजी अपना वो हाथ दिखा दे जिसका मुझे अंदेशा है। फिर नींद के बोझ से मेरी पलकें भी झुकने लगी। दिन के 11 बजे मेरी आंख खुली। नरगिस ने मुझे झंझोड़ कर जगाया था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या बात है? नरगिस ने सरगोशियाना लहजे में कहा, रजिया घर में नहीं है, वो कुछ देर पहले कहीं गई है। ये बेहतरीन मौका है, तुमने जो कुछ करना है कर लो और यहाँ से निकलो। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मेरी आंखें पूरी तरह खुल गई थी। मैं नरगिस को कमरे में ही छोड़कर बाहर आ गया। नूरी हॉल में फर्नीचर की डस्टिंग कर रही थी। मैंने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा, रजिया कहाँ है नूरी? नूरी ने कहा, बताकर नहीं गई। आपके लिए चाय लाऊं या नहा कर पियोगे? मैंने कहा, ले आओ चाय, बाद में नहाऊंगा। नूरी हाथ में पकड़ा हुआ झाड़न एक कुर्सी की पुश्त पर डालकर किचन में चली गई। उसकी वापसी में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। इस दौरान नरगिस भी आ गई। मैंने सरगोशियाना लहजे में पूछा, तुमने रजिया को जाते हुए देखा था? मेरा मतलब है वो तैयार होकर गई थी या? नरगिस बोली, मैंने उसकी गाड़ी गेट से निकलते हुए देखी थी। मुझे अंदाजा नहीं कि वो कहीं करीब गई है या। मैंने उसकी बात काटी, कहा, वो नूरी को भी कुछ बताकर नहीं गई। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो ज्यादा दूर नहीं गई, हो सकता है थोड़ी देर में वापस आ जाए। नरगिस ने कहा, फिर भी ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है और इससे फायदा उठाना चाहिए। मैंने कहा, देखते हैं सूरत हाल क्या रंग इख्तियार करती है। मैं कप उठाकर चाय पीने लगा। मैं सुबह 4 बजे ही सोया था। नींद पूरी नहीं हुई थी। आंखों में मिर्चें सी लग रही थीं और दिमाग में धमाके से हो रहे थे। चाय खत्म करने के बाद मैं नरगिस को वहीं छोड़कर रजिया वाले कमरे में आ गया। दरवाजा भिड़ा हुआ था। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर उसे घुमाना चाहा तो ठिठक गया। दरवाजा लॉक था। मेरा दिमाग भग से उड़ गया। अब मुझे समझने में देर नहीं लगी कि रजिया की नीयत में वाकई फितूर आ गया था। उसने पहली मर्तबा दरवाजा लॉक किया था। हालांकि वो जानती थी कि मेरे कपड़े उसी कमरे में थे और मैं बाथरूम भी उस कमरे में ही इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर भी वो दरवाजा लॉक कर गई थी। मेरे जहन में एक और ख्याल मचल रहा था। हो सकता है सुबह फोन पर शाहजी से उसकी कोई बात हुई हो और ऐन मुमकिन है कि उसने बाहर जाने से पहले नूरी को भी हमारे बारे में कुछ हिदायत दी हों। मैं हॉल में वापस आ गया। नरगिस वहीं बैठी हुई थी। उसने पूछा, तुम तो बाथरूम जा रहे थे, वापस क्यों आ गए? मैंने कहा, रजिया के कमरे का दरवाजा लॉक है। अब मुझे यकीन हो गया है कि उसकी नीयत ठीक नहीं। नरगिस की आंखों में भी तशवीश उभर आई। मैंने कहा, अब हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे कमरे के बाथरूम में जा रहा हूँ। इस दौरान तुम नूरी से मालूम करने की कोशिश करो कि रजिया कहाँ गई है। मुझे यकीन है कि वो उसे न सिर्फ बताकर गई होगी बल्कि हमारे बारे में भी कुछ हिदायत दी होगी। नरगिस बोली, ठीक है, मैं मालूम करती हूँ, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जवाब दिए बगैर वहां से उठकर नरगिस वाले कमरे में आ गया। मैंने नहाने में ज्यादा वक्त जाया नहीं किया, लेकिन जब कपड़े पहन रहा था तो कंपाउंड में गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। मैं तकरीबन 10 मिनट के बाद कमरे से निकला। मेरा ख्याल दुरुस्त था। वो रजिया ही थी जो उस वक्त अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में कोई शॉपिंग बैग था। मैंने सोफे पर बैठते हुए आवाज लगाई, नूरी, नाश्ता लाओ, बड़े जोर की भूख लग रही है। फिर मैं नरगिस की तरफ देखने लगा। मैंने सरगोशी की। मुझे पहले ही शुबा था कि वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। नरगिस ने कहा, मैंने नूरी से पूछा था, वो उसे भी कुछ बताकर नहीं गई। और फिर नूरी को आते देखकर हम खामोश हो गए। नूरी ने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी और वापस चली गई। मैं नाश्ता कर रहा था कि रजिया भी आ गई।
उसने मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए कहा, आज तो तुम खूब सोए, रात भर जागते रहे थे क्या? मैंने कहा 2 बजे तक तो यहाँ तुम्हारे साथ ही बैठा रहा था। उसके बाद अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटा तो देर से नींद आई। रजिया जवाब देने के बजाय मानी खेज निगाहों से नरगिस की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, तुम सुबह सुबह कहाँ गायब हो गई थी? वो बोली, टेलर के पास गई थी, आज तो मैं उसे खरी खरी सुना कर आई हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ढीठ होते हैं। फिर एक नया वादा, 15 दिन में सिर्फ 2 सूट तैयार किए हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ग्राहक को वक्त पर काम नहीं दे सकते तो लेते क्यों हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ग्राहक को काबू में रखने के लिए। हर शख्स ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है और इसके लिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर रजिया ने नरगिस से पूछा, और तुम्हारे उस अकरम का कुछ पता चला? नरगिस ने बेबसी से कहा, अभी नहीं। पता चला है कि वो मुगल पूरे वर्कशॉप में मुलाजमत कर रहा है। मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में उसका पता चल जाएगा। मैंने रजिया को नरगिस के किसी ससुराली रिश्तेदार के बारे में एक फर्जी कहानी सुनाई थी। घर से गायब रहने का कोई जवाब तो होना चाहिए था। मैंने नरगिस को भी ये बात अच्छी तरह समझा दी थी, क्योंकि मुझे शुबा था कि रजिया किसी वक्त उससे भी अकरम के बारे में पूछ लेगी, और मेरा ये अंदेशा दुरुस्त निकला था।